हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया और व्यावसायिक विश्लेषण के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया के बारे में। निर्देशन प्रदाता को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते समय दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला क्या है? व्यवसाय हेतु वांछनीय योग्यताओं की सूची, और दूसरा है व्यक्ति व्यवसाय हेतु कितना उपयुक्त एवं अनुकूल है। देखिए, व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो निर्देशन प्रदाता है, जो निर्देशन देने वाला है, उसको व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते समय दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है व्यवसाय हेतु वांछनीय योग्यताओं की सूची, और दूसरा है व्यक्ति व्यवसाय हेतु कितना उपयुक्त एवं अनुकूल है। तो पहला क्या है? व्यवसाय हेतु वांछनीय योग्यताओं की सूची। किसी व्यवसाय हेतु किस स्तर का स्वास्थ्य होना आवश्यक है, कितनी एवं किस स्तर की बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, व्यक्ति में किस प्रकार की क्षमताएं, रुचियां एवं अभिरुचियां होनी चाहिए, किस स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, कितने समय का अनुभव आवश्यक है इत्यादि। व्यवसाय हेतु वांछनीय योग्यताओं की सूची में हमने क्या क्या पढ़ा कि किसी व्यवसाय हेतु किस स्तर का स्वास्थ्य होना चाहिए, कितनी एवं किस स्तर की बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, व्यक्ति में किस प्रकार की क्षमताएं, रुचियां एवं अभिरुचियां होनी चाहिए, किस स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, कितने समय का अनुभव आवश्यक है इत्यादि। सेकंड है व्यक्ति व्यवसाय हेतु कितना उपयुक्त एवं अनुकूल है। व्यवसाय का अध्ययन करने हेतु पूर्व में ही एक सूची तैयार कर ली जाती है कि उस व्यवसाय हेतु किस स्तर की बुद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अनुभव की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर को सभी व्यवसायों से संबंधित इस प्रकार की सूचनाओं को तैयार करके अपने पास रखना चाहिए। लेकिन व्यक्ति का अध्ययन किस प्रकार किया जाए, यह एक अत्यंत कठिन प्रश्न है। व्यक्ति का अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित पद्धतियों अथवा विधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक साक्षात्कार, दूसरा है बौद्धिक स्तर का मापन, तीसरा है रुचि का मापन, चौथा है व्यक्तित्व मापन, और पांचवा है अंतिम साक्षात्कार। विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है प्राथमिक साक्षात्कार, दूसरा है बौद्धिक स्तर का मापन, तीसरा है रुचि का मापन, चौथा है व्यक्तित्व मापन, और लास्ट है अंतिम साक्षात्कार। तो पहला पढ़ते हैं प्राथमिक साक्षात्कार। सबसे पहले निर्देशन प्रदाता मतलब क्या होता है? जो देने वाला है, ठीक है, उसको छात्र का प्राथमिक साक्षात्कार लेना चाहिए। प्राथमिक साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्देशन प्रदाता छात्र के स्वास्थ्य, स्वर, सुनने की शक्ति, नेत्र ज्योति, छात्र के बाह्य संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्राथमिक साक्षात्कार के द्वारा निर्देशन प्रदाता को छात्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पहला क्या है कि छात्र का नाम, नेक्स्ट है छात्र की जन्म तिथि एवं आयु भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है माता तथा पिता का नाम, धर्म, जाति तथा व्यवसाय। नेक्स्ट है अन्य भाई बहनों की संख्या तथा उस बालक का भाई बहनों में कौन सा स्थान है। नेक्स्ट है परिवार के कुल आय एवं आय के स्रोत, वंशानुक्रम, रोग तथा शारीरिक अस्वस्थता। नेक्स्ट है विद्यालय जिसमें शिक्षा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है मित्र तथा साथी, सहयोगी। लास्ट है रुचिकर खेल तथा अन्य तथ्य। सेकंड पॉइंट है आपका बौद्धिक स्तर का मापन। छात्र के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत निर्देशन प्रदाता को छात्र के बौद्धिक स्तर का मापन किया जाना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि जब हम छात्र के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें, इसके उपरांत हमें जो निर्देशन प्रदाता को, जो निर्देशन देने वाला है, उसको छात्र के बौद्धिक स्तर का मापन करना चाहिए। पहले उसको जो छात्र के सामाजिक और आर्थिक परिवेश का उसने ज्ञान कर लिया है, इसके उपरांत वो किसका ज्ञान करेगा? जो छात्र का बौद्धिक स्तर है उसका मापन करेगा। बौद्धिक स्तर का निर्देशन में अत्यधिक महत्व है। यदा कदा बौद्धिक स्तर के आधार पर ही व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन कर दिया जाता है। निर्देशन को बुद्धि का मापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि के मुख्यतः दो तत्व होते हैं। पहला है समान बुद्धि तत्व, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि तत्व। पहला कौन सा है? सामान्य बुद्धि तत्व, और दूसरा है विशिष्ट बुद्धि तत्व। अतः बुद्धि के सामान्य तत्वों को मापन अनेक
बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से किया जाना चाहिए। बुद्धि के समान तत्वों को मापन जो है वो अनेक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है, तो यथा मौखिक बुद्धि परीक्षण, शक्ति एवं गति परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण आदि, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और भाटिया बैटरी परीक्षण तथा सोहनलाल का सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग निर्देशन प्रदाता द्वारा किया जा सकता है। निर्देशन को विशिष्ट बुद्धि तत्वों का मापन करने हेतु अलग अलग परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। पहला है कला योग्यता, मैकडोरी कला परीक्षण। इसमें क्या आता है? कला योग्यता में मैकडोरी कला परीक्षण। सेकंड है संगीत योग्यता, उसके अंदर आता है शिशोर संगीत परीक्षण। तीसरा है लिपिक योग्यता, जिसमें आता है मिनेसोटा व्यावसायिक लिपिक परीक्षण। और क्या आता है? डेटराइट लिपिक प्रवणता प्रशिक्षण। थर्ड है थर्स्टन लिपिक कार्य परीक्षण। फोर्थ है यांत्रिक योग्यता, जिसमें आता है मिनेसोटा मैकेनिकल परीक्षण। दूसरा है स्टेन क्वास्ट मैकेनिकल प्रवणता परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओ रॉके मैकेनिकल प्रवणता परीक्षण। फोर्थ है डेटराइट मैकेनिकल प्रवणता परीक्षा। थर्ड में है रुचि का मानक। बालक को निर्देशन प्रदान करने के लिए निर्देशन प्रदाता को उस बालक की रुचियों के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। सबसे पहले उसने बालक के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को देखा, इसके बाद उसने उसके बौद्धिक पक्ष को देखा, बौद्धिक पक्ष के बाद में रुचि के मानक को जाना। तो रुचि के मापन के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति में कोई कार्य को करने की रुचि है अथवा नहीं है। तो इसके लिए निर्देशन विभिन्न रुचि अनुसूचियों का प्रयोग कर सकता है। पहला है स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक रुचि अनुसूची, दूसरी है हैपनर की व्यावसायिक रुचि अनुसूची, तीसरा है क्लीटन की व्यावसायिक रुचि अनुसूची, चौथा है कूटर का अधिमान आलेख, पांचवा है स्टीवर्ड एवं ब्रेनार्ड की विशिष्ट रुचि अनुसूची, नेक्स्ट है थर्स्टन अभिरुचि अनुसूची, नेक्स्ट है लीथार्प अनुसूची। इसके बाद है ओबर्टन व्यावसायिक अभिरुचि अनुसूची, गोरस्टान व साइमंड अभिरुचि प्रश्नावली, लास्ट है गिलफोर्ड व जिमरैन अभिरुचि सर्वेक्षण। व्यक्तिगत मापन, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि व्यक्तिगत मापन बुद्धि के दोनों तत्वों रुचियों का मापन मान करने के उपरांत निर्देशन प्रदाता को बालक के व्यक्तित्व का मापन भी करना चाहिए। व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्देशन अग्रलिखित विधियों का प्रयोग कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा आता है। आपको पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उसके बारे में बताइए। तो पहला है व्यक्तित्व अनुसूचियां, दूसरा है प्रक्षेपण विधियां। तो आपका दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत पूछा आता है, प्रक्षेपण विधियां। थर्ड है अन्य विधियां। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? व्यक्तित्व अनुसूचियां, जिसके अंतर्गत आता है रुचि मापन अनुसूची, अभिवृत्ति मापन अनुसूची, व्यक्तिगत वर्गीकरण अनुसूची, समायोजन मूल्यांकन अनुसूची, शील गुण मापन अनुसूची और मूल्य मापन अनुसूची। व्यक्तित्व अनुसूची में क्या आया? रुचि मापन अनुसूची, अभिवृत्ति मापन अनुसूची, व्यक्तिगत वर्गीकरण अनुसूची, समायोजन मूल्यांकन अनुसूची, शील गुण मापन अनुसूची और मूल्य मापन अनुसूची। ये आपको पूरे पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। रोशा का स्याही के धब्बे का परीक्षण। ठीक है, पहला क्या है? रोशा का स्याही के धब्बे का परीक्षण। दूसरा है CAT। तो प्रक्षेपण विधियों में क्या हो गया? रोशा का स्याही के धब्बे का परीक्षण, दूसरा है CAT, तीसरा है TAT, चौथा है मनोनाटक प्रविधि, पांचवा है मनोविश्लेषण प्रविधि, नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति प्रविधि और नेक्स्ट है PF स्टडी। क्या है? PF स्टडी। और कौन कौन सी है? परिस्थिति परीक्षण है, शब्द साहचर्य परीक्षण है। अन्य विधियों में एकल इतिहास प्रविधि, निर्णय मापदंड प्रविधि, अनुसूची, साक्षात्कार प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, आत्मकथा प्रविधि, समाज मीति प्रविधि, हस्तलेखन परीक्षण। तो इस प्रकार के छात्र के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के उपरांत निर्देशन को निष्कर्ष निकालना चाहिए। अंतिम साक्षात्कार में क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ पॉइंट है अंतिम साक्षात्कार। बालक का समस्त प्रकार से मापन करने के उपरांत अंत में निर्देशन को वापस एक साक्षात्कार छात्र से करना चाहिए। यदि निर्देशन में कोई शंका रह गई हो तो उस संदेश का समाधान अंतिम साक्षात्कार में कर लिया जाता है। अंत में निर्देशन प्रदाता को उस छात्र के संबंध में एक रिपोर्ट लिखकर प्रस्तुत करनी चाहिए। व्यावसायिक विश्लेषण, आपका अगला टॉपिक है व्यावसायिक विश्लेषण।
अर्थ एवं प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। जीविकोपार्जन की आवश्यकता की पूर्ति करने के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय में कार्य करना आवश्यक होता है। मतलब अपने पूरे जीवन को व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय में कार्य करना आवश्यक होता है। इसके लिए क्या होता है कि अपनी जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यताओं को पहचाने जिससे वह उस क्षेत्र में जा सके। इन समस्त व्यवसायों को विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय से संबंध नवीन संभावनाओं, वांशिक कुशलताओं, व्यवसायों की परिवर्तित परिस्थितियां तथा समस्याओं की जानकारी विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा ही संभव हो सकती है। इस प्रकार किसी व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही व्यावसायिक विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले सतत माने क्या होता है? लगातार परिवर्तन व्यावसायिक विश्लेषण को लोचनी बनाने अथवा उसमें यथानुरूप परिवर्तन करने पर बल देते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक विश्लेषण की प्रकृति परिवर्तनशील है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यवसायों के अध्ययन हेतु अपेक्षित सावधानियां। इसके लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है, व्यवसायों के अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए वांछित अभिकरणों को प्रयुक्त करना चाहिए। दूसरा है, व्यवसायों में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दृष्टिकोण से संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर प्रश्नावली अथवा व्यवसाय संबंधी मतावली को प्रयुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोन्नति अथवा बोनस आदि से संबंधित सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय ढंग से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसायों से संबंधित कौशलों, वांछित योग्यताओं एवं अन्य सूचनाओं की वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं व्यवसायों के अध्ययन की विधियां। व्यवसायों में योग्य व्यक्तियों के चयन तथा उनके माध्यम से राष्ट्र की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के उद्देश्य से यह नितांत आवश्यक है कि व्यवसायों के अध्ययन की विधियों पर समुचित ध्यान दिया जाए। वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अब पहला पॉइंट है आपका कि व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, क्योंकि व्यवसायों के अध्ययन की विधियां दी गई हैं, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? माध्यमिक शिक्षा के उपरांत उपयोगी व्यवसायों की सूची बनाने का प्रयास तथा राज्य स्तर पर रोजगार निर्देशालयों की स्थापना इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। इन निदेशालयों एवं अन्य संबद्ध संगठनों के द्वारा व्यवसायी अध्ययन हेतु साक्षात्कार, प्रक्षेपण, सर्वेक्षण एवं एकल अध्ययन विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है आपका साक्षात्कार विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यवसाय में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करके व्यवसायों से संबंधित स्थितियां, संभावनाओं आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। थर्ड है आपका प्रक्षेपण विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके माध्यम से कार्यरत कर्मियों की कार्य पद्धति का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों की व्यवसाय पद्धतियों, व्यावसायिक आवश्यकताओं, परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा विकास की संभावनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। इसी प्रकार विशिष्ट व्यवसायों की समस्याओं एवं जटिलताओं का गहन अध्ययन करने हेतु एकल अध्ययन विधि सहायक हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यवसाय निर्देशन तथा विद्यालयों के उत्तरदायित्व। जब हम विचार करते हैं कि छात्रों एवं छात्राओं को व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करने में विभिन्न स्तर के विद्यालय अपने दायित्वों का निर्वाह किस सीमा तक कर सकते हैं, तो 4 प्रश्न मूल रूप से खड़े हो जाते हैं। पहला क्या है कि विद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाला जो शैक्षिक कार्यक्रम है पहले से इतने व्यस्त है कि उन पर यह अतिरिक्त भार सौंपना क्या उचित होगा। दूसरा है कि क्या इस दायित्व का निर्वाह गृह अथवा अन्य सामाजिक साधन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या व्यावसायिक निर्देशन का कार्य आंशिक रूप से विद्यालय तथा आंशिक रूप से सामाजिक साधनों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सामाजिक साधनों पर ही इस दायित्व को सौंपना है तो किस साधन पर कितना भार छोड़ा जाए, सभी साधनों के मध्य समायोजन किस साधन द्वारा किया जाए तथा समस्त कार्यक्रम का नेतृत्व किसे प्रदान किया जाए। जहां तक सामाजिक साधनों का प्रश्न है तो व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में विद्यालय की भूमिका सर्वथा विशिष्ट है।
एक तो समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चे जो प्रायः किशोरावस्था में होते हैं और जो अपने भविष्य के विषय में सोचने की स्थिति में होते हैं, विद्यालय में ही उपस्थित होते हैं। दूसरे, विद्यालय से यह आशा की जाती है कि उसके पास छात्र के संबंध में समस्त सूचनाएं उपलब्ध होंगी, और यदि ना हो तो विद्यालय के पास इतने साधन रहते हैं कि वे सरलता से इन सूचनाओं को एकत्र करते हैं, और विद्यालय के पास ऐसे संगठन रहते हैं जो छात्रों के विषय में सूचनाएं एकत्र कर सकें, और यदि संगठन नहीं है तो इन संगठनों की व्यवस्था की जाती है। अंत में विद्यालयों के पक्ष में जो सबसे अनुकूल प्राप्त कही जा सकती है वो यह है कि जनता की आस्था जो है वो विद्यालयों में होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनता है उसकी जो आस्था होती है वो विद्यालयों में होती है। जनता क्या होती है? जनता यह मानती है कि विद्यालय में जो कुछ भी करते हैं छात्रों के हित में ही करते हैं। अतः समस्त सामाजिक साधनों में विद्यालय ही एक ऐसा समर्थ साधन है जिस पर व्यवसायिक निर्देशन संबंधी कार्यक्रम के संचालन का अधिकतम दायित्व सौंपा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य स्रोतों के सहयोग की आवश्यकता। समाज के विभिन्न साधनों की योजनाओं, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों का पूंजीभूत रूप विद्यालय होता है। अतः अंतोगत्वा सभी साधन अपनी अभिव्यक्ति इसी माध्यम से करते हैं। विद्यालय का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह समाज के अन्य साधनों के सहयोग प्राप्त कर सके। इसलिए विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य जिन साधनों से व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त हो सकता है उनमें गृह, शिक्षक अभिभावक संघ, विविध प्रकार के क्लब, जनता पुस्तकालय, क्रीड़ा तथा मनोरंजन संबंधी संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग, युवक सेवा संगठन आदि है, जिनमें से प्रत्येक से विद्यालय को सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राथमिक विद्यालयों का योगदान। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यावसायिक निर्देशन की दिशा में छात्रों की रुचि अथवा रुझान मोड़ने में प्राथमिक विद्यालय का योगदान कम नहीं है। बहुधा यह धारणा व्याप्त है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह धारणा सत्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर समस्त विद्यार्थियों की दिशा का उद्देश्य समान ही रहता है और यह अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्रों का गंतव्य एक ही है। इन उद्देश्यों की चर्चा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संघ द्वारा नियुक्त माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन आयोग ने लिखा है कि स्वास्थ्य निर्माण, शिक्षा की आरंभिक प्रक्रिया का ज्ञान, परिवार की सत्य सदस्यता, व्यवसाय, नागरिकता, अवकाश का सदुपयोग तथा नैतिक चरित्र का निर्माण ऐसे लक्ष्य हैं जिनकी ओर माध्यमिक स्तर तक के छात्रों को ले जाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर तक यदि छात्र सीखने के प्रमुख साधनों पर अधिकार प्राप्त कर सकें और उनके कुछ मूलभूत आदतों, आदर्शों, अवधारणाओं, पद्धतियों तथा व्यक्ति के प्रति सद्भावना का विकास हो जाए तो प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा मानना चाहिए। प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य में जब हम व्यावसायिक निर्देशन की संभावना पर विचार करते हैं तो एक प्रश्न उभर कर आता है कि प्राथमिक शिक्षा सभी छात्रों को समान मानकर समान शिक्षा की व्यवस्था करती है, किंतु व्यावसायिक निर्देशन का मूल आधार ही व्यक्तियों में विषमता को स्वीकारना है। अतः विभिन्न छात्रों को उनके अनुकूल विभिन्न उद्देश्यों की ओर ले जाना व्यावसायिक निर्देशन का गंतव्य है। परंतु क्या सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक तत्वों को समावेश संभव नहीं है? इस विषय में डीन रसेल के विचार उल्लेखनीय हैं। शिक्षा के आरंभिक रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत रसेल ने प्राथमिक स्तर पर सामाजिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं तथा मानवतावादी विषयों के भी अध्ययन की संस्तुति की है, किंतु औद्योगिक क्रांति के विश्वव्यापी स्वरूप को देखते हुए औद्योगिक पक्ष का समावेश प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। यह भ्रम भी निराधार है कि अल्प आयु के बालक अथवा बालिकाएं औद्योगिक विषयों में रुचि नहीं ले सकेंगी। इसके लिए उद्योगों का चयन बहुत ही सावधानी से करना होगा। कोविट्स और मोजर ने इस स्तर पर विशेषज्ञों की संस्तुति की है जो स्वास्थ्य एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकें और बालकों के मन में कुप्रभावकारी तत्वों का विरोध कर सकें। प्राथमिक स्तर पर बुद्धि परीक्षणों का विरोध करते हुए कुछ विद्वानों का कहना है कि इसमें बच्चों का कोई लाभ नहीं होगा। इसके स्थान पर पाठ्यक्रम का पुनर्संगठन, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी, कक्षा के वातावरण में सुधार, विद्यार्थी अभिभावक संबंधों में सुधार अधिक आवश्यक है। अतः प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य व्यावसायिक नियोजन नहीं वरन स्वस्थ व्यावसायिक मतकोण का निर्माण है।
व्यावसायिक निर्देशन मात्र व्यवस्थित सेवाओं तक सीमित न रहकर एक सतत विकास की प्रक्रिया बन गया है। अतः निर्देशन उस दिन से आरंभ हो जाता है जब बालक पाठशाला में प्रवेश करता है। आरंभ में ही निर्देशित बालक जीवन की समस्याओं से अपना समायोजन कर पाता है, अतः आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने में अपनी समझ से काम ले पाता है। आरंभ से ही निर्देशन सुलभ हो जाने पर बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सुधार पर लाने के साथ ही मानसिक रोगों से बचाया जा सकता है तथा उसमें उत्सुकता का विकास भी किया जा सकता है। जोन्स मायर्स ने 1963 में प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस अवस्था के बालकों पर निर्देशन बहुत ही प्रभावकारी होता है। जोन्स मायर्स ने 1963 में प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनमें निर्देशन बहुत अधिक प्रभावकारी करता है। पहला पॉइंट क्या है कि बच्चे का मस्तिष्क कोमल तथा लचीला होता है और जीवन की समस्याओं से उनका विशेष लगाव नहीं हुआ करता है। दूसरा, जोन्स मायर्स ने क्या कहा है कि माँ बाप की आस्था भी विद्यालयों में अधिक रहती है। तीसरा पॉइंट है बालक का सारा जीवन जो है वो आगे बढ़ा रहा है, जहां सफलता प्राप्त करने के लिए उसे आरंभ से ही निर्देशन प्रदान कर देना आवश्यक होता है। तो जोन्स मायर्स ने 3 पॉइंट बताए हैं। पहला है बच्चे का मस्तिष्क जो है वो कोमल होता है और लचीला होता है और जीवन की समस्याओं से उसका विशेष लगाव नहीं हुआ करता है। दूसरा पॉइंट है माँ बाप की जो आस्था है वो विद्यालयों में अधिक रहती है। थर्ड पॉइंट है बालक का जो सारा जीवन है वो आगे बढ़ा है, जहां सफलता प्राप्त करने के लिए उसे आरंभ से ही निर्देशन प्रदान करना आवश्यक होता है। तो हमने पढ़ा प्राथमिक विद्यालयों के योगदान में हमने पहले पढ़ा माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन आयोग ने क्या लिखा है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो डीन रसेल ने थे उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तीसरा हमने पढ़ा कोविड्स और मोजर ने इसके बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। फोर्थ हमने पढ़ा कि जोन्स मायर्स ने प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता में क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरह से इस क्लास में हमने व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया पढ़ी, विश्लेषण पढ़ा और प्राथमिक विद्यालयों का योगदान पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।